अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम 3 चैप्टर्स का जो 3.2 है ना वो स्टार्ट करेंगे। 3.1 हमने स्टार्ट कर लिया और आपको पता है कि ये 3.2 ज़रा डिफरेंट है। इस पे न्यू कंसेप्ट आए हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे लिहाज से ये है कि 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं और एक्सरसाइज भी लंबी है तो शॉर्ट क्वेश्चंस आने का ना ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो 3.2 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लें कि इसमें क्या है, क्या नई चीज़ें आई हैं। तो उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लें। ऑपरेशन एंड ऑन सेट्स। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं जिसमें प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, वो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस कहते हैं काम करने को, तो ये सारे काम ऑपरेशंस में आ जाते हैं। और सेट, सेट का आपको पता ही है कि सेट में क्या सारे वर्ड्स होते हैं कि क्या काम करना आता है, ठीक है। अब अब आगे हम देखते हैं कि सेट में क्या क्या काम होते हैं ऑपरेशंस। इसमें क्या है ऑपरेशंस और सेट। अब जो ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि काम करना। अब देखना है कि सेट में ऑपरेशंस का क्या काम है, रद्द अमल क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कि सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन को यू उल्टा यू से सेंड करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनियन मतलब इसका क्या है। अब यूनियन उसको कहते हैं जिसमें जो सेट, दो सेट बने होंगे ना, उस दोनों को मिला के लिख देना है। मतलब जो पहले में से सेट में भी हो और दूसरे में भी हो, उन सबको मिला के लिख लेना है, सारी चीज़ों को लेना है, ठीक है। इंटरसेक्शन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन में हमने कॉमन चीज़ जो है ना, कॉमन चीज़ वो लेनी है। दोनों सेट्स में से देखना है, कॉमन चीज़ जो है वो लेनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जॉइंट का मतलब होता है कि जोड़ना, लेकिन डिसजॉइंट का मतलब होना है अलहदा करना, अलहदा वाला सेट है। अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ एन इज़ एम्प्टी नॉर बोथ डिफरेंट और ई एन, मतलब अब ये डिसजॉइंट होते हैं कि ऐसे सेट होते हैं जो अलग होते हैं एक दूसरे से, जिनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ ऑड और इवन। आपको पता है ऑड नंबर में प्राइम नंबर होते हैं, इवन नंबर में मतलब ये जो इवन नंबर होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कोई नहीं होता। इसमें 1, 3, 5, 7 ये वाले होते हैं और इसमें 2, 4, तो कोई कॉमन नंबर नहीं होता। तो वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, इसलिए उसको मतलब एम्प्टी नंबर कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंट होते हैं। अब ओवरलैपिंग सेट किसे कहते हैं, ये डिसजॉइंट्स के ऑपोजिट है। मतलब यहाँ पे जो सेट होते हैं ना आपस में, वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग लैपिंग में ना जो होते हैं ना सेट, वो एक दूसरे से कॉमन, मतलब उनमें कोई ना कोई चीज़ मिलती है, ठीक है। और कोई ना एक या दो या तीन नंबर जो होते हैं ना वो मिलते ही जुलते होंगे, ठीक है। तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, ओवरलैपिंग ये होता है। अब नीचे आ जाएं, डिफरेंट ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब ये है कि देखें, अब उन्होंने ये आगे आएगी कि सेट ए माइनस सेट बी, मतलब ये मतलब ए में से माइनस सेट बी को निकालना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा ए सेट लिखना है, फिर हमने माइनस लगाना है, फिर हमने बी सेट लिखना है। अब हमने माइनस करना है, तो जो कॉमन है उनको काट देंगे आपस में, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का। अब ये देखें बाकी जो बचेगा ना उसको आंसर में दें, लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि जो पहले है ना, पहला सेट होगा ए। अब पहला ए है, जो माइनस से पहले वाला सेट होगा ना, उसके जितने भी बचेंगे ना वो लिखने हैं हमने आंसर में। जो माइनस के बाद वाला सेट में जितने भी बचे होंगे उसको नहीं लिखना। ये एक सोचने, मतलब ये एक याद करने वाली बात है कि माइनस से पहले वाला जो सेट होगा ना, उसमें से जो बचेंगे ना, मतलब बाकी जो कटेंगे वो तो कट जाएंगे, लेकिन जो बच जाएंगे वो हमने पहले लिखना है, लेकिन दूसरे को नहीं लेना, ठीक है। ऐसे ही जैसे बी माइनस ए आएगा, तो वो बी माइनस ए इज इक्वल नहीं होता बी माइनस ए के, क्योंकि इसका और आएंगे, इसके और आएंगे। अगर हमने बी को आगे रखना है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4, 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बी को आगे रखा हुआ है ना, तो इसके लिए ये आगे आएगा। आगे है ये आगे सेट है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। और कंप्लीमेंट ऑफ सेट में ये कहते हैं कि ए डैश एंड ए सी रिलेटिव टू यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, हमने पहली बार नाम सुना यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल सेट आपने कहना सारे जितने भी सेट होंगे ना, सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट। ये एक तरह का मतलब जैसे घर का सरबराह नहीं हो जाता, कि घर का सरबराह जो सबसे बड़ा हो, जो सारा काम देखता हो, वो उसे यूनिवर्सल, उससे ही मुखातिब कर लें कि यूनिवर्सल सेट वो होता है कि जो सारे सेट्स को देखता है, जिसके अंडर में सारे सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये एक सेट है 1, 2, 3, ठीक है। 20 तक लिख लें, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट है। अब ए सेट इसके अंडर होगा, ए सेट में तो 1, 2, 3, 4, 7 तक आ जाएगा, और बी सेट ज़्यादा से 15 तक आ जाएगा। तो ये कहने का मकसद ये है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है ना वो 20 तक है, और जो बाकी दिए होंगे ना वो इन 20 के अंडर अंडर होंगे, 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट होता है। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं ना, यूनिवर्सल के ये फार्मूला है, ठीक है। अब यूनिवर्सल का जब ये यूनिवर्सल का सेट लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ए को। आपको पता है जो चीज़ें कॉमन होंगी वो तो कट जाएंगी, लेकिन जो बाकी बचेगा वो जो माइनस से पहले वाला बचेगा वो आएगा। मतलब यूनिवर्सल माइनस से पहले है, तो मतलब यूनिवर्सल वाले जो भी बचेंगे ना सेट में से, जो भी बचेंगे वो आंसर होगा हमारा, ठीक है।
अच्छा, आगे आती है वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम जोन वेन ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो होती है ना, वेन डायग्राम से ही पता चल रहा है कि इसका जो है इसमें डायग्राम बननी है। मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम हल भी कर सकते हैं, लेकिन उसको डायग्राम्स के ज़रिए भी हम शो करवा सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर भी ठीक होगा। अब सबसे पहले यूनिवर्सल, ठीक है, यू से यूनिवर्सल स्टार्ट है। अब यूनिवर्सल को जब हमने रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना होगा। ये बीच में ऐसे ही बन चुके। यूनिवर्सल को हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, इसको इसकी शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में ना इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन में यूनिवर्सल आएगा ना, तो उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना है। उसके बाद अगर कोई सेट आ जाएगा, सिंगल सेट, तो उसको सर्कल के मतलब शेप से ना रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने छोटी छोटी बातें याद रखनी है। उसके बाद अगर सेट में यूनिवर्सल भी आ जाए और सेट्स भी आ जाएँ, ठीक है, क्वेश्चन में, तो उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सल का रेक्टेंगुलर बना के ना, रेक्टेंगुलर के अंदर, मतलब यूनिवर्सल के जो रेक्टेंगुलर है उसके अंदर सेट्स को लिखना है। अब ये सेट ए और बी है, ठीक है। ये मैंने छोटे छोटे बनाया, आप ज़रा, मैंने बस समझाने के लिए बनाए हैं। तो ये देखिए, ये लहदा बना हुआ है, ये सेट ये ए और सेट बी। अब ये अलग अलग इसलिए, इसमें ये हमें शो ही करवा रहे हैं कि ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट में वो था कि जो क्या कहते हैं उसको, जो बिल्कुल ना मिलती हो, मतलब कोई भी उसमें मिलता जुलता ना हो। और जैसे जैसे आपने पीछे पढ़ा है कि 3.1 में, कि वो थ्री थ्री टाइप्स है डी मॉर्गन लॉ की, वेन डायग्राम की, सॉरी, कि वो एक होती है डिस्क्रिप्शन, टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये इन जो तीन फॉर्म्स है ना, तीन इक्वेशंस है, ये तीन सेट जो भी आप कह लें, इनके मतलब इसको आगे लेके चलने वाले को, मतलब उसके उसके सेट्स में ही आती हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने डी मॉर्गन लॉ में बना दिया है। और ये शेप्स और प्रॉपर्टीज़ और इन यूनियन इंटरसेक्शन आगे हम जाके पढ़ते हैं, ठीक है। ये ज़रा समझने वाला क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज़ समझ के कीजिएगा, ठीक है। ये अगर आप यहाँ से स्किप कर देंगे ना, तो आप जब एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपको बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये अलग अलग सेट है, तो मतलब डिसजॉइंट है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये भी यूनिवर्सल है, अब इसके अंदर दोनों मतलब जुड़े हुए हैं, ये दोनों का मतलब साथ जुड़े हैं, तो ये यूनियन सेट है। अब ये देखिए, ये ज़रा थोड़ी सी चेंज है कि ये ए सेट है ना, ये ए सेट के अंदर बी सेट है। बी सेट इसलिए अंदर है कि शायद उन्होंने बी सेट में से जो ए सेट से बी सेट का जो सेट होगा, उन्होंने ए सेट के मतलब जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स, उनसे लिया होगा, ठीक है। इसलिए वो बी सेट इसके ए के अंदर है। अब आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं। अब हमने आपने जैसे पता कि मैंने आपको याद होगा कि आपने अगर लेक्चर लिया है जो 1.1 का, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव क्या है। कम्युनिकेटिव जो होता है ना, क्यूमुलेटिव, ये दो नंबर, मतलब दो प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जिनमें दो हो, ठीक है। और एसोसिएटिव तीन को कहते हैं, ठीक है। और ये याद रखने वाली चीज़ है। अब ये देखें ए सेट है ना, यूनियन यूनियन बी सेट, मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ए और यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे लिख देना, दो सेट है उनको इकट्ठे लिख देना। और इज इक्वल है बी यूनिट ए, मतलब ये भी इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो इज इक्वल है। और कम्युनिकेटिव में ये होता है कि ये फार्मूला ये आपको याद करने हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इनमें से कॉमन क्या है, इज इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए, इनमें से भी कॉमन। अब जो ए और बी में से कॉमन होगा वो बी ए में से भी, क्योंकि वही सेट होंगे, तो ये कम्यूटेटिव है। अब आगे देखें, आगे उन्होंने बताया हुआ है कि ये देखें, ये दो है, एक दो, ठीक है, दो पार्ट करने। अब यहाँ पे तीन आ गए हैं, एसोसिएटिव का मतलब ही तीन है। अब ये देखें, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। ब्रैकेट इसलिए लगाई जाती है कि उन्होंने पहले ही हमें बता दिया, क्योंकि तीन है ना, ए बी सी, तो उन्होंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि ताकि हम पहले को दो को सॉल्व कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ सॉल्व कर लें, ठीक है, आसानी के लिए। उसके बाद इज इक्वल है ए यूनियन बी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके यूनियन सी के साथ इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। ये एसोसिएटिव है। आगे है डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। अब डिस्क्रिप जो होता है ना, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना, मतलब सारी चीज़ें सेम आ गई हैं, ठीक है। इसमें यूनियन भी आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया। अब ये ज़रा मुश्किल वाला है, लेकिन ये फार्मूला आपने याद करना है, ठीक है। ए यूनियन आगे बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में सेट जो है ना, इनमें से कॉमन देखना है, जो कॉमन आएगा वो आंसर होगा बी और सी का। अब जो आंसर होगा फिर उसको ए यूनियन बी, मतलब इनके जो आंसर के साथ है उसको सॉल्व कर देना है, सेम ऐसे ही, ठीक है। ये है कि ये देखिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा मतलब मुश्किल आ गया है। यहाँ पे ये था ना, अब ये यूनियन बी, ठीक है, यूनियन बी निकाल, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी को निकालना है हमने, जो आंसर निकलेगा उसको ए यूनियन सी को जो आंसर है उसको इंटरसेक्शन निकाल देना कि कॉमन क्या निकलेगा। और ये जो है ना, ये भी फॉर्मूला है सेम इसी तरह, तो ये भी देख लीजिएगा। अब मैं एक और बात, ठीक है, आप इनको याद करेंगे ना कि इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, डिसजॉइंट क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, ये ज़रा दिमाग में थोड़ा सा बिठा लेना, तो आपको एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। आगे एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी।
आगे छोटा सा डी मॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पहली बुक थी ना उसमें तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आता ही आता था, एक ना लॉन्ग में या शॉर्ट में। और ये यहाँ पे भी होगा इंपॉर्टेंट। तो ये डी मॉर्गन के ना फार्मूले हैं, ठीक है। ये यूनियन का ये है, और देखें ए यूनियन बी का जो डैश लेंगे ना वो इज इक्वल होगा ए डैश से इंटरसेक्शन बी डैश से, ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन का लेंगे तो वो ए डैश यूनियन बी डैश होगा। तो ये बहुत आसान फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोगों ने ज़ुबानी याद करना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। अब देखो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्स सच डैट एक्स इज मल्टीप्लाई ऑफ 2, ठीक है। मल्टीप्लाई किया हुआ ऑफ 2 से, एंड 0। देखें, अब मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी आपको बताया हुआ था कि ये जो कोना होता है ना, ये कोना, ये वाला, ये छोटा होता है। ये उसकी अलामत होती है जो छोटा हो, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिस तरफ जिसका कोना होता है वो छोटा होता है। एक्स छोटा है 30 से, और यहाँ पे बताया हुआ है कि एक्स बड़ा है 0 से, ठीक है, क्योंकि 0 की तरफ मुँह आया हुआ ना। अब हमने मतलब जो एक्स हो ना वो छोटा हो 30 से, बड़ा ना हो, मतलब 30 से ऊपर ना चले जाए। अब सेट ए दिया हुआ है हमें, एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीप्लाई ऑफ 6, कि उन्होंने बताया हुआ है कि जो ए सेट है ना उसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, ठीक है। मतलब 6 का टेबल पढ़ेंगे, जैसे 6 1 दा 6, 12, 18, 24, 30। ये मैं आपको बताती हूँ। और ये जो है ना बी, ये दिया हुआ है 8 का, मतलब 8 का टेबल पढ़ना है। अब ये देखें लिखा हुआ है लीस्ट, पहला पार्ट है लीस्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म देखनी है हमने जो पीछे है। अब ये देखें ए सेट हमने ऊपर बता दिया कि 6 का बनना है, तो 6, 12, 2 दा 3 दा 18, 4 दा 24, 5 दा 30। आगे भी हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें एक सिंबल दिया हुआ है कि 30 से छोटा है। तो जो एक्स सेट को कहते हैं ना, रिप्रेजेंट सेट से करते हैं ना, तो जो सेट है वो हमेशा 30 के इक्वल हो या 30 से छोटा, बड़ा ना हो, ठीक है, ऊपर ना जाए। अब यहाँ पे 8 है, 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, 8 3 दा 24, और 8 अगर हम 4 का करेंगे, मतलब 4 का करेंगे तो वो 36 आ जाएगा। तो 36 बड़ा होता है, क्योंकि 30 से 36 बड़ा होता है, तो हमें 24 तक ही रह देना। तो ये हमारा पहला आंसर। अब देखिए सेकंड पे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए सेट हमने ऊपर में सॉल्व किया हुआ है, तो यही ले लें। ये हमने ए सेट लिखना है, इंटरसेक्शन का सिंपल लगाना है, उसके बाद बी लिखना है। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन, हमने पीछे पढ़ा इंटरसेक्शन वो होता है जो कॉमन लिया जाए, जो दोनों में हो वो लेना है। अब यहाँ पे देखो 6, देखिए कौन सी चीज़ कॉमन है, 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, ठीक है, लेकिन 24 है। 24 दोनों में कॉमन है, तो 24 जो है वो आंसर है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उनका है वेन डायग्राम। अब यहाँ पे उन्होंने कहा डायग्राम बनाए, और ये यूनिवर्सल, सबसे पहले हमने डायग्राम बनानी है, और यूनिवर्सल हमें पीछे दिया हुआ है, ठीक है, आंसर्स में। तो यूनिवर्सल का हमने वैसे ही लिख लिया कि 2, 4, 6, 8, और मैंने 30 लिख लिया, ठीक है। अब यूनिवर्सल का सबसे पहले रेक्टेंगुलर बनाना है, क्योंकि यूनिवर्सल की शेप ये होती है। अब उसके बाद हमने ए और बी सेट लिखना है। ए सेट हमने लिख दिया 6, 12, 18, 30, और बी सेट 18, 8, 16। अब दरमियान में जो जुड़े हुए हैं ना, मतलब इन दोनों के आंसर निकाल के, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमने पीछे किए हैं ना, ए का और बी का जो आंसर निकला है उस उन्होंने कहा डिमॉर्गन वेन डायग्राम बनाए। तो जो आंसर निकला 24 वो लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम बन गई है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, लेट क्यू, ठीक है, ये सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एंड ये दिया हुआ है। अब ठीक है, उन्होंने कहा हुआ है कि जो यूनिवर्सल सेट है ना वो 0 से स्टार्ट है, मतलब एक्स बड़ा 0 से, और 150 जो है ना वो एक्स से बड़ा है। तो सेट जो वो 150 तक हो, उससे आगे ना जाओ, जैसे पीछे हमने किया है। उसमें 2 सेट दिए हुए हैं, जी दिया हुआ है, जी में उन्होंने कहा एक्स एट एक्स इज इक्वल 2 की पावर m फॉर इंटीजर m। मतलब उन्होंने बता दिया कि इंटीजर m है, और एंड 0 से बड़ा m है, और 12 से छोटा m है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो पावर होती है ना, उसने कहा है कि इंटीजर नंबर की लगानी है, जैसे 1 12 के बराबर हो। एज में भी हमें वो नंबर दिए हुए हैं जो स्केयर में हो, जैसे जिस दिन का स्केयर होता है, जैसे किसका स्केयर होता है, 4 का स्केयर होता है, क्योंकि 4 का स्केयर करेंगे तो 2 आ जाएगा। 9 का स्केयर होता है, 16 का स्केयर होता है, और 8 उसका स्केयर, मतलब जैसे जैसे स्केयर चल रहे हैं ना उनका। अब भी देखें, ये क्वेश्चन में पहले में था लीस्ट एट एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एज इज अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को पहले नंबरिंग में मतलब वो शो करना है। अब यूनिवर्सल हमने बताया हुआ है, तो हमने 1 2 3 4 ऊपर से हमें बता दिया, ठीक है, 1 से लेके 150 तक, ठीक है, चल रहा है। अब ये देखिए जी हमें बता दिया गया है, तो हमने सबसे पहले समझने के लिए 2 के ऊपर 0 लगा देना है, 2 के ऊपर 1 लगा देना है, 2 के ऊपर 2 लगा देना है, और आगे चलता जाएगा तो 2 के ऊपर 12 लगा देना है। अब ये देखें कि जब हम 2 के ऊपर 1 लगाएंगे ना तो वो 1 हो जाएगा, 2 के ऊपर 2 लगाएंगे तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, मतलब 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। जब 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 टाइम्स लिखेंगे तो 16 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा 34। और जब 12 पे आएंगे ना,
तो वो 128 आ जाएगा, ठीक है। तो 128 आएगा, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो वो 148, मेरे ख्याल से 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे 44 नहीं, सिर्फ ओनली 12 तक करना है, तो 12 तक ही लिखना है। अब इसके बाद आगे देखते हैं एज। अब ये एज है ना, अब एज का स्केयर बनाना है। अब 1 से स्टार्ट कर लें, 1 4 9 16 25, 5 का हो जाएगा, 5 5 तो 25, 36 6 6 था। आगे स्केयर चलते जाएंगे 144। अगर इससे आगे नहीं चलना, क्योंकि इससे आगे अगर हम चलेंगे ना तो वो बड़ा आ जाएगा 150 से। तो ये इसके आंसर। अब सेकंड में उन्होंने बताया हुआ है जी और एज का यूनियन लेना है। मतलब हम जी सेट लिखेंगे ऊपर, मतलब हमने सेट निकाल तो लिए हैं, जी सेट लिखेंगे, यूनियन एज सेट लिखेंगे। अब ये देखें, ये यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स को मिला के लिखना। मतलब जो भी रकम आए उनको मिला के लिख देना, एक सेट बना देना, वो आंसर आ जाएगा। अब तरतीब से लिख देना इनको। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ 1 आ रहा है, तो ये 1 एक बार ही लिखेंगे, ये 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये इस बात का ख्याल रखना है आपने। और इसको तरतीब से देखना है। यूनियन में ये होता है कि जो भी 2 बार या 3 बार आ गया उसको एक बार लिखना है, और दूसरी बात उसको तरतीब से लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 है ना, उसके बाद 3 है तो 4 है, उसके बाद 8 है और 9, फिर 9 लिखना है। तो ऐसे देख देख के लिखिएगा। मैंने लिख लिया, अगर कोई मतलब मेरे से छूट गया तो आप ज़रा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और मैथ में तो बस कॉन्सेप्ट सीखें, क्योंकि मैथ में रट्टा नहीं बचता। अच्छा, जी और ए इंटरसेक्शन एच, मतलब जी और एच का इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन लिया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है। तो जी की सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन एच का सेट लिखेंगे। अब आपको पता है इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों को जो कॉमन है, जो दोनों सेट में कॉमन आ रहा है वो इसका आंसर होगा। तो मैंने जो ढूंढा है वो 4 कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है और 64 कॉमन आ रहा है। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई आ रहा है तो वो आप लिख लें। तो मेरा तो यही कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंसीडर द सेट पी, ठीक है। अब पी सेट में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि एक्स सच दैट इज प्राइम नंबर। उन्होंने कहा हुआ है कि पी में प्राइम नंबर लिखने हैं जो अपने टेबल पे आते हो, जैसे 1 3 5 7, ये अपने नंबर पे आते हैं, ठीक है। मतलब अपने टेबल पे आते हैं। एंड क्यू में क्या बताया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर। डिवाइजर वो होता है जो डिवाइड करवाने वाला हो ऑफ 110। अब वन उन्होंने कहा है कि जो 110 हो ना, जो 110 है, ये किस टेबल पे कौन इसको डिवाइड करवाता है। 1 भी करवा लेता है, 2 पे भी आ जाता है, 3 पे भी आ जाता है, क्योंकि 7 तो 3। तो ये हम देखेंगे कि किस टेबल पे आता है, वो लिखना है। एंड लेकिन उन्होंने कहा लेकिन ख्याल रखिएगा कि जो 20 है ना वो एक्स से भरा है, सॉरी छोटा है, सॉरी बड़ा है। मतलब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि जो मतलब 20 है ना इससे बड़ा ना आए, ठीक है, इतना सेट रहे। अब इन्होंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है, फाइंड पी इंटरसेक्शन क्या हो। हम उन्होंने क्या फाइंड करें। अब फाइंड तो तब करेंगे जब इसकी वैल्यू लगाएंगे। तो हमें पीछे बता दिया, तो पी की वैल्यू तो हमें पता प्राइम नंबर लेने हैं। तो ये प्राइम नंबर वो है जो मतलब मैंने जो टेबल में अपने टेबल पे आते हैं, ठीक है। और क्याउ नंबर वो हैं जो मतलब वो 1 2 10 पे डिवाइड होते हैं, डिवाइजर हैं जो उनके 1 पे भी होता है, 2 पे भी, 3 पे होता है, 10 पे होता है, 60 पे होता है, ये सारे वो हैं, ठीक है। अब ये देखें, अ, ये जो है ना पी नंबर, सॉरी ये 19 भी लिख लें, क्योंकि 19 है ना वो भी अपने टेबल पे ही आता है। मिस्टेक हो जाती है मैथ में। अच्छा, तो पी का सेट लिख लें, इंटरसेक्शन क्या का सेट लिख लें। अब इनमें इंटरसेक्शन हो रहा है तो मतलब कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 पे यूनियन लेना है, पी और क्या का यूनियन, तो वो सारे सेट आ जाएंगे तरतीब से। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि ए जो 2 बार आया, जैसे 3 आया तो 3 को एक बार लिखना, 2 आया तो 2 को एक बार लिखना, लेकिन तरतीब से। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मतलब उन्होंने कहा है कि इंटरसेक्शन भी करें, यूनियन भी करें, कि प्रॉपर्टीज़ लेकर, जैसे हमने पीछे पढ़ी हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, अभी हमें पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो इसकी 2 टाइप्स, मतलब ये 2 है, इसका मतलब 2 है। तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी को करना है, ठीक है, फिर बी यूनियन ए को करेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी को करते हैं, ए सेट लिखते हैं, यूनियन बी सेट लिखते हैं, ठीक है। यह जगह, और यहाँ बी सेट लिखेंगे, यूनियन ए सेट लिखेंगे। अब ये देखें, अभी हमने लिखना है ना, तो यूनियन का मतलब ही आपको पता चला कि इन सबको तरतीब से लिख देना, इन सबको भी तरतीब से लिख देना। तो जब ये लिखेंगे तो इनका आंसर आ जाएंगे। अच्छा, एक बात और मैंने आपको बताई थी, कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। मतलब सबसे पहले यूनियन करना है हमने इनको, मतलब ए बी को यूनियन करना है, फिर बी ए को यूनियन करना है। उसके बाद कम्यूटेटिव में इंटरसेक्शन होता है, फिर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। तो ये सबसे पहले हम कम्यूटेटिव यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। ये खास तौर पर आपने याद रखना है, ये पहले हमने मैंशन करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। उसके बाद चलिए अब इसका आंसर निकालते हैं। अच्छा, ये इसका आंसर निकला है, ए यूनियन ए बी का और बी यूनियन ए का। अब ये आंसर निकला है, तो आगे तरतीब दे लें, ठीक है। मैंने तरतीब नहीं दी थी तो आप तरतीब दे लें, ये देना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा आ गया कम्यूटेटिव ऑफ लॉ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन
पता चल रहा है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए है, तो देखते हैं ए सेट लिख लेंगे, इंटरसेक्शन बी सेट लिख लेंगे, इज इक्वल में बी सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए सेट लिखेंगे, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेना है ना। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा उन्होंने कहा हुआ है कि एन इज इक्वल जेड। अब एन से हमें पता चल रहा है कि वो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट एन जो होता है वो नेचुरल नंबर को करता है, और जेड इंटीजर को करता है। इंटीजर का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस हो, ठीक है, और चलते ही जाएं। अब देखें, अब इन्होंने कहा है कि इन दोनों को करना है, अब इन दोनों का ही कम्यूटेटिव ला करना है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव ला ऑफ यूनियन लेंगे, ठीक है, वो लिख देंगे ए यूनिट ए, मैंने इसलिए लिखा है ए बी यूनियन, इसलिए लिखा है कि आपको ना आसानी हो, लेकिन आप ये ना लिखिएगा, यहाँ से आ जाइएगा कि एन यूनियन सी जेड इज इक्वल जेड यूनियन एन। तो सबसे पहले एन का सेट लिखेंगे, यूनियन जेड का सेट लिखेंगे, ऐसे जेड का सेट लिखेंगे, यूनियन एन का सेट लिखेंगे, तो ये दोनों के ये आ जाएंगे, ठीक है, सेम सेम आ जाएंगे। तो मतलब वो जो है ना इंटीजर नंबर आ गए थे, तो हमने जेड से रिप्रेजेंट कर देना। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, अब इंटरसेक्शन में दोनों इंटरसेक्शन लगा देंगे, मतलब इंटरसेक्शन का सिंबल लगा देंगे, उसके बाद इन दोनों को सेट लिखेंगे, ऐसे ये एन लिख दिया, ये इंटरसेक्शन जेड का सेट लिख दिया, उसके बाद इन दोनों का आंसर निकाल देंगे, वो ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने जो है ना हमें ये सेट ही दिया हुआ है। अब इस सेट से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है। अब उन्होंने कहा है कि जो आर नंबर है ना, रियल नंबर, वो बिलोंग करते हैं एक्स से बड़े हैं, मतलब छोटे हैं ज़ीरो से, ये ज़ीरो है, तो जो बी है ना इज इक्वल आर के है। अब ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, हमने ए यूनिट बी और बी यूनिट ए से लिखा है ताकि हमें आसानी हो, तो हम सबसे पहले ए यूनिट लिखेंगे क्योंकि ऊपर ए और बी दिया हुआ है। ए में सिर्फ उसने बताया कि रियल नंबर बिलोंग करते हैं ज़ीरो को, और यहाँ पे ए बी को बताया हुआ है कि इज इक्वल है जी आर के। जो बी है ना वो पूरा रियल नंबर है, ठीक है। अब ये देखें, अभी ये हमने रियल नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो ये लिखते हैं ना, ठीक है, ये सेट आपको याद करने पड़ेंगे, ये सेट याद करने पड़ेंगे तो ही आप इसका आंसर निकाल सकेंगे। मैं इसलिए कहती हूँ कि मैथ में जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं ना करेंगे अपने हाथों से, तो ये नहीं आपको होंगे। अब ये हमने ए सेट लिख दिया कि मतलब ग्रेटर दैन ज़ीरो से बड़ा है रियल नंबर, और यू आर और यू मतलब आर रियल नंबर से, तो यू इज इक्वल यू रियल नंबर है ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है। अब ये इज इक्वल आर के ही हैं, क्योंकि यूनियन लेना तो यूनियन में वही अगर जीरो भी आ जाएगा और आर भी आ जाएगा तो वो यही हो जाएगा। इंटरसेक्शन में लेंगे ये दोनों, तो इंटरसेक्शन में जो होगा ना वो ग्रेटर देन होगा रियल नंबर्स दोनों पे, ठीक है। तो ये देख लें, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन ये समझने वाला है, आपको समझ के लें। क्वेश्चन नंबर 5, लेट यू मतलब यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है, और नीचे हमें लिखा हुआ है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ एंड वेन डायग्राम। उन्होंने डी मॉर्गन लॉ, मैंने आपको पीछे कहा है कि डी मॉर्गन लॉ के फार्मूले आपने किसी भी कीमत पे भूलने नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, शॉर्ट में तो ज़रूर आता है, ठीक है। अब ये देखिए उन्होंने उसके साथ क्या दिया कि वेन डायग्राम भी बनाया, मतलब ये डी मॉर्गन लॉ को सॉल्व करके उसके बाद वेन डायग्राम भी बनाए। अब सबसे पहले इसका फार्मूला लिखने हमने, आपको पता है। अब ये फार्मूला ठीक है, इसकी लेफ्ट साइड लेंगे, ये लेंगे, और सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करना है, मतलब ए सेट दिया होगा, ए सेट लेंगे, यूनियन बी सेट और बी सेट लेंगे। अब यूनियन है तो सारा दोनों सेट आ जाएंगे। अब साथ साथ वेन डायग्राम भी बनाते जाने हैं ना। अब ये देखें, ये है ना ये रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल की है। अब ये ए और बी है सेट है, ए सेट में ये आ रहा है सारा और बी सेट में ये आ रहा है। अब हमने इन दोनों में ये बताना है कि इंटरसेक्शन ये आ रहा है और जो दूसरा आ रहा है ना वो ये आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। मेरी बात सुने, देखिए उन्होंने ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने दोनों डायग्राम्स बना लिए, इंटरसेक्शन भी तो निकालना है ना, ठीक है। अब ये दोनों बन रही हैं, कॉमन भी आ रहा है। अब मैंने इसे ये भी, इसे आप इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, ये नंबर्स भी लिख लेते हैं और ये भी लिख लेते हैं। ये मैंने इसलिए इन दोनों को साथ लिखा है कि अगर ये इंटरसेक्शन होता तो कॉमन लिख लेते। अलग अलग नहीं करना है इनको, इनको इसलिए जोड़ के लिखना क्योंकि ये जुड़ रहे हैं, ये दोनों एक में ही है, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम है। अब इसका जो डैश है वो ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस, ठीक है, कि यूनिवर्सल से माइनस करना ये वाला। तो अब यूनिवर्सल के पास लिखेंगे और जो ऊपर दिया हुआ उन्होंने आंसर में, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा वो लिखेंगे और उसके साथ लिखाएंगे, तो वो आई आएगा कॉमन। तो वो जो माइनस करेंगे ना वो सारे माइनस हो जाएंगे, लेकिन आई बच जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, और यहाँ से भी ए बी सी, ठीक है, ये जे है मेरे ख्याल से क्योंकि आई लिखा हुआ है, तो ये सारा ये कट जाएंगे, ठीक है, इनको कट, और जो बाकी बचेगा वो आई होगा। तो ये देखें, इसलिए मैंने वर्टिकल हॉरिजेंटल इसी लगाई हैं ताकि ये कट रही हैं, इसका डैश का जो होता है ना सिंबल वो हॉरिजेंटल में होता है। अब राइट साइड शुरू करेंगे, तो राइट साइड में भी सबसे पहले हमने ए को लेना है, ए डैश को लेना है, ए डैश का मतलब यू से माइनस करना है ए को, यूनिवर्सल सेट लेके माइनस करेंगे ए को, तो वो ये आ जाएगा। मतलब ये देखें, ए भी कट रहा है, बी भी कट रहा है, ठीक है, सी एंड डी भी कट रहा है, जी भी कट रहा है, एच भी कट रहा है।
बाकी ई एफ जी, ठीक है, ई एफ आई जे बचेगा। तो ये इसका फार्मूला। अब ये देखें, मैंने ये पहले वाला लिखा है, बाद वाला नहीं लिखा है। तो ये मैंने इसलिए बनाया है कि ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, लेकिन कॉमन तो ये आ रहा है। लेकिन जो ये है ना, ए है, वो हमने नहीं देखना, हमने यूनिवर्सल देखना है, ठीक है। और सेम ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे भी हम ए काट रहे हैं, ए माइनस है, ए को नहीं हमें लेना, हमने अभी यूनिवर्सल लेना है। तो यूनिवर्सल का हम सारा लिख देंगे और बी को, क्योंकि बी हमारे पास अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। और जैसे वैसे ही मतलब माइनस बी को करेंगे, तो यहाँ पे बी हो रहा है, मतलब ए हो रहा है, बी मतलब बी हो रहा है ना, तो हमने ए को वर्टिकल्स कर देना सारा। तो ये ज़रा समझने वाली है, तो इसको ज़रा देख के समझिएगा। अब ये देखें, ये निकल आया, तो इन दोनों का आंसर आई आ जाएगा। तो पहली और दूसरी क्वेश्चन सेम है, तो इस लिहाज से हमने ये ये वेन डायग्राम बनाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए और बी सेम है, तो इसको नहीं कटेंगे। नेक्स्ट लिख देंगे फ्रॉम 1 और 2 इक्वेशन एंड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इक्वल है, सिमिलरली ये है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लें, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये सेट दिया हुआ है, वेरीफाई करें। अब सेम वैसे ही, अगर आपने डी मॉडल ला अच्छे से समझ लिया तो आगे तो आपके लिए ऐसे चुटकी से हो जाएगा क्वेश्चन का। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि बड़ी रकम क्या आती है। देखो, इसमें से पूरे साइड में से ये डैश आ रहा है, इसको खत्म करना है, मतलब इसका पहले सॉल्व करना है। तो हमने, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल से माइनस करना। तो ये यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, माइनस ए सेट लिखेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम सबको लिखेंगे ए सेट यूनियन, इसका जो आंसर आएगा वो सेट लिखेंगे, और इसका सेट यूनियन आएगा तो वो सेम आ जाएगा। तो मतलब ये है कि ए यूनियन ए डैश माइनस इज इक्वल है यू के। इसके सेकंड वाले पार्ट में देखें, उन्होंने कहा कि ए इंटरसेक्शन यू है, तो यूनिवर्सल सॉरी, तो इज इक्वल ए के बराबर है। तो हमने ए सेट लिख देना, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल लिख देना। तो इंटरसेक्शन यूनिवर्सल में कॉमन जो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 1 से लेके 20 तक है ना, और ये 1 से लेके 19 तक है, तो मतलब इसमें सारी काउंटिंग आ रही है, लेकिन इसमें से प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो जो ए है ना, वो प्राइम नंबर होगा, तो ये इज इक्वल होगा ए के। अब ये देखें, हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इन दोनों को लिखेंगे, लिखने के बाद ये एम्प्टी सेट आ जाए, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो इवन और ऑड नंबर में कभी कोई कॉमन हुआ ही नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है, तो इज इक्वल एम्प्टी सेट उन्होंने बताया होगा। अब ये देखें, अब ये क्वेश्चन ज़रा समझने वाले हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये ज़रा समझने वाला क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट है। अब देखें, इन अ क्लास और 55 स्टूडेंट, एक क्लास में 55 स्टूडेंट है, मतलब 55 स्टूडेंट्स हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, जो 34 स्टूडेंट्स हैं ना, वो पसंद करते हैं क्रिकेट को। एंड और 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी, और जो 30 है ना, वो हॉकी को पसंद करते हैं। मतलब अब ये बता रहे हैं कि 34 क्रिकेट को और 30 हॉकी को पसंद करते हैं। तो जो अब ऐसे भी तो बच्चे होंगे ना जो इनको दोनों ही पसंद होगी, ऐसा तो नहीं ना है कि जिनको एक ही पसंद होगी। आगे पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों गेम्स बहुत पसंद है, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों गेम्स पसंद है, ये हमने इसमें सोल्व करना है, ठीक है। अब दोबारा से समझ, उन्होंने कहा क्लास में 55 बच्चे हैं, 34 को क्रिकेट पसंद है, 30 को हॉकी पसंद है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है, तो दोनों जो बच्चे जिनको दोनों गेम्स पसंद है, वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, लेट करेंगे, सबसे पहले हम सेट बनाएंगे ना, सेट बनाएंगे तो हम आगे सोल्व करेंगे ना। तो हमने सेट ए बनाना है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, ठीक है, ए सेट इसको दे देते हैं, बी सेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी, ठीक है। अब नंबर जी, इसका मतलब होता है एंड रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। नंबर्स ऑफ ए इज इक्वल 34, क्योंकि जो क्रिकेट ए सेट है ना, क्रिकेट 34 को पसंद है। और नंबर्स ऑफ बी सेट किसका, हॉकी का, तो हॉकी को 30 पसंद है। अब ऑलमोस्ट आल्सो, ठीक है, ये 55 है। ये नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब पूरी क्लास के जो अगर ना होते ना, मतलब कॉमन होते तो वो इंटरसेक्शन होता है, लेकिन अब ये पूरी क्लास आ गई है, तो पूरी क्लास का मतलब यूनियन होता है कि सारे इसमें हो जाएं, तो वो यूनियन होता है। अब फार्मूला देखते हैं। अब यहाँ से इस जो यहाँ पे लगेगा ना, उससे ही हम फार्मूला बनाएंगे। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है तो इंटरसेक्शन का फार्मूला बनाएंगे, लेकिन अभी यूनियन आ गया तो यूनियन का फार्मूला देखेंगे। इसमें सिर्फ 2 फार्मूले आने हैं पूरी एक्सरसाइज में, ये दोनों आप याद कर लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, अभी ये फार्मूला आपने याद करना है, ठीक है। नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल है नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी। ये फार्मूला, एक बार ए को सेट को और बी सेट को प्लस करना है और माइनस कर देना है इस मतलब एन को ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद करना है। अब ये जो है ना, ये 55 के इक्वल है, और ए सेट 34 पे इक्वल है, और बी सेट 30 के इक्वल है, ठीक है। आगे माइनस जो हमने फाइंड करना है, ये इसको माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो हमने वो बच्चे निकालने हैं जो जिनको दोनों पसंद है, क्योंकि वो कॉमन ही होंगे ना। अब ये देखें, ये इधर आ जाएगा, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 इधर जाएगा, 55 इधर आ जाएगा, तो ये 64 में से माइनस 55 9। तो हम जो हमने सॉल्व किया वो 9 स्टूडेंट्स लाइक बोथ गेम्स, मतलब 9 जो बच्चे हैं ना, वो दोनों गेम्स पसंद करते हैं।
अब देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसे है, आगे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा पहला था कि ये सिलेबस में न्यू आए हैं और आप लोगों ने, आपके लिए भी नया है, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना आपको समझ आती जाएगी। अब 8 भी सेम वैसे हैं, लेकिन बीच में से वो सेंटेंस चेंज या मेथड चेंज तो नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज होते हैं, ठीक है। मेथड सेम ही होता है, तो मेथड जैसे ही आप करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन 8 में बताया हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 एम्प्लॉयज़, मतलब एक ग्रुप में उसमें 550 कह रही हूँ, 500 मतलब 500 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। 250 कैन स्पीक उर्दू, के मतलब 250 जो है ना वो उर्दू बोलते हैं और 150 इंग्लिश बोलते हैं और 50 पंजाबी बोलते हैं। 40 उर्दू एंड इंग्लिश 30 बोल्स इंग्लिश। अब उन्होंने पीछे अब उन्होंने ये भी बता दिया है कि पहले यहाँ तक बात समझे कि एक ग्रुप में 500 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, मजदूर हैं, वो जिनको 150 को उर्दू आती है, और सॉरी 250 को उर्दू आती है, 150 को इंग्लिश आती है और 50 को पंजाबी आती है, ये तो पता चल गया। लेकिन वो कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं, 40 लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, ठीक है, दोनों लैंग्वेज आती है। और 30 लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश भी आती है और पंजाबी भी आती है, और 10 लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू भी आती है और पंजाबी भी आती है। और हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, और कितने मतलब होंगे जिनको तीनों लैंग्वेज आती हैं। तो हमने इसमें सोल्व ये करना है कि जिनको तीनों लैंग्वेज आती है वो हमने सोल्व करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसके वो स्टेप्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी। सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू, set of employee who can speak English, set of employee who can speak Punjabi. Now numbers of U is equal to 50, numbers of E English 150, numbers of पंजाबी, ठीक है, और ये 50 है। अब इसका हम ये इन सबको मिला के मतलब नंबर्स ये तो आएगा ही, ठीक है, ये एलिमेंट है। अब यू पंजाबी यूनियन इंटर इंग्लिश यूनियन और पंजाबी, ये टोटल 500 है, ठीक है, 500 एम्प्लॉय है ना। अब इसके बाद आल्सो हमने ये फार्मूला है, ये फार्मूला नहीं है, ये जो बाकी बचे ना उनको भी हमने लिख लेना सेट में, कि जो पंजाबी इंटरसेक्शन इंग्लिश बोलते हैं ना, कि जो कॉमन है वो 14 है, और जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं वो 30 हैं, और जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं वो 10 है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो इतने इतने कॉमन है। अब नाउ अब ये फार्मूला अब देखें कैसे बनेगा। अब ये यू उर्दू सॉरी क्या कहते हैं, उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। अब इसका फार्मूला ये देखेंगे, ये जो मेथड है ना ये काफ़ी लंबा है, क्योंकि इसमें 3 सेट्स के अलावा भी इन्होंने इतने सेट्स दे दिए हैं, तो हमने ये फार्मूला भी इसके लिहाज से बनेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये इसको यूनियन में लिख देना है इसको, ठीक है, पूरे 500 है ना। अब एक बार मैंने आपको बताया था कि इन सबको प्लस में लिखना है, जितने भी इसमें देखें, मैं आपको भी यहाँ से बता देती हूँ। देखें ये जो होता है ना कि ये टोटल क्लास में इतने थे, टोटल कंपनी में इतने थे, वो जो होता है ना यूनियन होता है, यूनियन का मतलब सारे होते हैं, इकट्ठा होना ग्रुप का, तो वो 55 है। अब जब इकट्ठा होना है ना उसको सबसे पहले हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब जिस उसको यहाँ पे लिखते हैं तो एक बार उसको प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। यहाँ पे 2 थे, लेकिन सेम जैसे यहाँ पे 3 है, तो इसको हम ये जो तीनों रकम है, मैं आसान तरीका आपको बताती हूँ फार्मूला याद करने का। जितने भी यहाँ पे आएंगे ना, ठीक है, अमाउंट आएगी कि कितने को हल करना है। देखो पंजाबी है, इसको एक बार प्लस में लिख देना है, इंग्लिश है एक बार प्लस में लिख देना है, और उर्दू एक बार प्लस में लिख देना है, एंड सिराज जरूर लिखना है। अब ये हो गया। उसके बाद माइनस में आ जाए, जब ये प्लस में हो जाएंगे ना तीनों, उसके बाद माइनस में आ जाए। माइनस में आने के बाद पहले इन दोनों को लिखें, ठीक है, पर इसमें जब माइनस लगाएंगे वो इंटरसेक्शन लिखेंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे। फिर जो ई और बी को लिखेंगे वो इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद पी और यू को लिखेंगे वो इंटरसेक्शन। ऐसे फिर इन तीनों को लिख देंगे तो वो प्लस में लिखेंगे, जो आखिर में लिखेंगे ना वो प्लस में लिखेंगे, क्योंकि प्लस हो रहा है। तो ये बहुत आसान है फार्मूला, आप तो 3-4 बार याद करेंगे तो हो जाएगा। अब ये 500 प्लस है, ये देखें ऊपर शो हो रहा है, और यू वाला 250 था, ये 150 है, और पी वाला 50 है, और ये -40 -30 10, और ये फाइंड करना तो ये वैसे ही आ जाएगा। 500 वैसे लिखेंगे। अब इन जो प्लस वाला इनको प्लस करेंगे तो 450 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो तीनों को तो 80 आ जाएगा, और ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे तो 370 आ जाएगा, ये ऐसे सेम आते क्योंकि फाइंड करना है। अब 500 ये इधर चला जाएगा, तो ये जब इसे माइनस करेंगे तो 130 आ जाएगा। तो मतलब हमें पता चल गया कि 130 एम्प्लॉयज़ कैन बी स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, 300 मतलब तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखें, इन स्पोर्ट इवेंट 19 पीपल्स वेयर ब्लू शर्ट, ठीक है, कि 19 एक स्पोर्ट में इवेंट है, ठीक है, उसमें 19 लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी है, 15 लोगों ने ग्रीन शर्ट पहनी है, 15 ग्रीन शर्ट, 3 ब्लू शर्ट, ब्लू एंड ग्रीन। अब 3 लोगों ने जो ब्लू और ग्रीन पहनी है, एंड आ गया, तो मतलब एंड का मतलब ही होता है इंटरसेक्शन, क्योंकि और मतलब 3 ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा ना वो 3 होगा, ठीक है। अब देखो 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट,
कि मतलब 4 लोगों ने कैप भी ली हुई है और शर्ट ब्लू शर्ट पहनी हुई है, तो इसका इंटरसेक्शन आएगा 4 इंटरसेक्शन ब्लू एंड मतलब ठीक है कैप्स का। तो वेयर 2 कैप्स हो, मतलब इसमें थोड़ा सा मुश्किल आ गया, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल आ गया, लेकिन आप मतलब समझ लें कि देखें उन्होंने कहा है कि मैं इतना तो आपको समझ आ गया ना कि 19 लोग हैं, ब्लू शर्ट पहनी हुई है, 15 लोगों ने ग्रीन पहनी हुई है। अब इतना पता चल, लेकिन 3 लोगों ने ब्लू और ग्रीन शर्ट पाई है। लेकिन जब आप देखें जब एंड आ जाए ना, जहाँ पे भी एंड आ जाए आपने याद रखना है वो इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि ये बता रहा है कि कॉमन है। एंड का मतलब कॉमन होता है। और जैसे मैंने माई ब्रदर एंड माई सिस्टर वेयर दी सेट सिटिंग, ठीक है, दोनों बैठे हैं तो दोनों कॉमन है ना, एक ही चीज़ कर रहे हैं, मतलब ईटिंग एंड ईटिंग, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर ईटिंग, ठीक है, तो ये एक ही कर रहे हैं, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ऐसे कैप में एंड ब्लू शर्ट आ गया, ऐसे बियर में कैप और ग्रीन शर्ट आ गया, तो ये इंटरसेक्शन आना है, ठीक है, इनके दरमियान। अब हमने इसको ऐसे सेट निकालने हैं, निकाल के हमने ब्लू ग्रीन और कैप्स निकालने हैं, उसके बाद इनको ऐसे लिखने हैं, इनके नंबर्स लिखने हैं और कैप्स को काउंट करना है कितनी कैप्स है। तो ये जब टोटल आ जाएगा, मतलब बी एंड जी है ना, जितनी मतलब ब्लू शर्ट्स और ग्रीन शर्ट जिन्होंने पहनी है वो 3 हैं। ऐसे ही जिन्होंने कैप पहनी है और ब्लू शर्ट पहनी है वो 4 है, जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी है वो 2 हैं। तो ये हमने फार्मूला मतलब ब्लू इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन कैप मतलब ग्रीन इंटरसेक्शन ये फाइंड करना है। तो ये फार्मूला आ गया कि मतलब टोटल 25 है ना, तो क्योंकि ब्लू शर्ट यूनियन ग्रीन शर्ट यूनियन कैप, ठीक है। अब फार्मूला आप ये देखें सेम ऐसे है कि सबसे पहले हम इनको एक बार प्लस करते हैं, ब्लू को करेंगे, ग्रीन को करेंगे, कैप्स को करेंगे प्लस में, उसके बाद माइनस में इंटरसेक्शन लिखेंगे। जब इंटरसेक्शन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, सबसे पहले ब्लू ग्रीन को करेंगे, उसके बाद ग्रीन सी को कैप्स को करेंगे, फिर ब्लू सी को करेंगे, कैप्स को करेंगे, और ऐसे करके लिखेंगे, और फिर तीसरी बार इनको इंटरसेक्शन को प्लस कर देंगे। फिर इनकी रकमें लिखेंगे कि ये 25 थी, ये 19 थी, ये 15 थी, ठीक है, ग्रीन कैप और ये कैप्स को हमने देखना है, तो वो एक्स आ जाएगा और बाकी इनकी रकमें आ जाएंगी। अब एक्स को वैसे रहने 25, ठीक है, और इन दोनों को मिलाएंगे, ये भी 25 आ जाएगा। तो ये है इन दोनों को करेंगे तो ये कोई भी कट की वैल्यूज़, अब ये इज इक्वल आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो ये 25 25 आप में 0 हो जाएंगे, तो ये जो एक्स होगा ना वो इज इक्वल है इस सब के, ठीक है। तो ये आंसर है, इसको ज़रा सा आपने समझना है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखे, इन अ ट्रेनिंग सेक्शन 17 पार्टिसिपेशन हैव लैपटॉप्स, ठीक है, 17 लैपटॉप्स हैं, 11 टेबल्स हैं, 9 लैब एंड टैब, लैब एंड टैब एंड आ गया तो मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है, एंड 6 लैब और एंड बुक्स, एंड आ रहा है तो इन लैब्स और बुक्स में इंटरसेक्शन आ गया, एंड 4 हैव टैबलेट्स एंड टैब्स एंड बुक्स, टैब्स एंड बुक, इंटरसेक्शन आ गए। अब यहाँ से हमें पता ही चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग के लिए सेक्शन है ना वो 17 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लैपटॉप्स हैं, लेकिन 11 टेबल हैं, और 9 जो है ना वो लैब और टैब है, ठीक है, लैब के टैब्स हैं, और 6 लैब की बुक्स हैं, और 4 जो टैब की बुक्स हैं। तो ये उनको करना है, तो हमने यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया टैब्स और 35 का, हाँ मैनी पार्टिकल्स है बुक्स, तो कितनी बुक्स होंगी हमने, तो हमने ये भी सेम ऐसे ही है कि हमने इसके सेट्स बनाने हैं कि लैब के टैब की और बुक्स के, ठीक है, वो बना देनी है। उसके बाद हमने इनकी रकम लिखनी है, बुक्स को फाइंड करना है, तो वो इक्वल आ जाएगा। अब जितनी इन दोनों की है ना उनकी भी रकम से लिख देंगे। आपको पता है कि मैंने एंड का कहा है, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होगा, तो वो इंटरसेक्शन को मिला के लिख देंगे। अब पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है, सेम फार्मूला ऐसे पहले सबको प्लस करें, फिर इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर दें, और फिर जब लास्ट पे आ जाएगा तो उसको प्लस कर देंगे इंटरसेक्शन के साथ। इनकी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू लिखने के बाद इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये तो बहुत बच्चों वाला काम हो गया, बार बार एक ही बार, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएंगे, ठीक है। तो 18 बुक्स थी। अब ये देखें उन्होंने कहा है कि आ शॉपिंग, ठीक है, आ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉइज़, ठीक है, उन्होंने कहा एक शॉपिंग मॉल है, बड़ा होगा, ठीक है, यकीनन उसमें 150 मुलाजमीन हैं जिन पे ये लगा हुआ है, मतलब चिट्टे लगी हुई हैं, ठीक है, वो जैसे 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, ठीक है, लेबर्ट लगी हुई है, रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, या रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट को करते हैं, जैसे 1 2 3 4 यूनिवर्सिटी में आता है। एम्प्लॉय वाल्स फॉर्मिंग कैटेगरीज, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैटेगरीज है, कितनी है, 3 है। जो 40 एम्प्लॉयज़ है ना वो सैलरी इनकी रेंज है 30K से 45K तक, ठीक है, 50 to 89, ठीक है। अब जो बाकी है ना वो इनकी 50 एम्प्लॉयज़ की 50K से 50K to 80K तक लेबर्ट लगे हैं, फ्रॉम 110 to 150 तक। और C16 में जो है वो रेंज आ रही है 100K to 150K तक लेबर से, ये था। अब उन्होंने कहा कि इनको फाइंड करें कि इनकी कितनी कितनी सैलरी आएगी। तो सबसे पहले हमने सेट बनाना है, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करते हैं 150, ए सेट का इतना है और बी सेट का इतना है, तो ये हमने वैल्यूज़ भी लिख दी है ताकि हमें आसानी हो जाए।
उसमें आगे पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है कि ये ए डैश को ठीक है यूनिवर्सल से यूनिवर्सल सेट लेंगे ऊपर से और माइनस करेंगे ए सेट से। ए सेट से माइनस करेंगे तो आपको पता है कि जो कॉमन होंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो कॉमन नहीं होंगे जो पहला सेट होगा माइनस से वो सारे क्वेश्चन वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो अब ये देखें कि 1 2 3 तो इसमें है नहीं है, ठीक है, लेकिन जो 51 से लेके 89 तक ना वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी 1 2 3 बचेंगे और 49 से 90, ठीक है, क्योंकि बाकी तो कट ही है ना, 89 तक ही कटे हुए हैं, 90 से 91 तक और बाकी ये हो जाएंगी। ऐसे बी डैश को लिखेंगे, इसको भी यूनिवर्सल से माइनस करवाएंगे तो वही सेम आ जाएगा। अब ये देखें, अब फिर इन दोनों के जो आंसर होंगे इनको यूनियन लिखेंगे तो ये 1 इक्वल आ जाएगा। तो अब इसको इंटरसेक्शन करना है जेड से, और जेड से कह रही हूँ सी से, ठीक है। तो सी का सेट लिखेंगे और इनका सेट लिखेंगे तो वो ये आ जाएगा इज इक्वल जेड सी, तो ये इसका फाइंड हो जाएगा। अभी देखिए दूसरे में भी ऐसे ही बताया हुआ है, सबसे पहले हमने बी सी को करना है और सब सी को करना है, तो ये दोनों का सेट लिखेंगे तो यूनिवर्सल से माइनस करवाएंगे और इन दोनों का ये सेट आ जाएगा। ये अब आप करते जाएंगे ना तो यकीन करें आपको इतनी अच्छी समझ आ जाएगी ना कि आपको खुद ही आ जाएंगे। जैसे ही मतलब आप शुरू में समझेंगे ना तो आगे वाले क्वेश्चन आपको समझते आते ही जाएंगे। अब ये मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान है। जैसे हमने पीछे की इंटरसेक्शन सेम होता है, कॉमन निकालना है, फिर जब ये इनकी छोटी छोटी वैल्यूज़ निकाली, बड़ी वैल्यूज़ को जब इंटरसेक्शन निकालना है तो ये आंसर आ जाएगा, इसका 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ऐसे है कि इन एन secondary school with 125 students participate in at least one of the following sport, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। अभी पीछे वाला क्वेश्चन जैसे है कि एक सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 125 स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट में, क्रिकेट के। अब उन्होंने कहा कि 170 जो है ना स्टूडेंट्स वो फुटबॉल में, और दूसरे सेट में है ना 170 के नहीं, पहले सेट में 70 हैं, दूसरे सेट में 60 क्रिकेट के हैं और 40 हॉकी में, 25 दोनों में है, सी और एफ में, मतलब क्रिकेट और फुटबॉल में 15 फुटबॉल में और हॉकी में 10 क्रिकेट में, हॉकी में। तो हमने ऐसे ही फाइंड करना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले टू 3 स्पोर्ट्स। पर सबसे पहले हमने कहना है कि तीनों में कितने हैं, तीनों के भी होंगे। अब ज़रूरी है दो दो के उन्होंने बताया, तो हमने अब उन्होंने हमें पूछना है कि हम तीनों में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमने इसको बताना है। सबसे पहले हमने सेट बनाना है, फुटबॉल का सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन प्ले, ठीक है, और ये आप लिख लीजिएगा, ये पीछे भी सारा किया होगा। सेट बना के उसके बाद आपको पता है इनके नंबर्स लिखते हैं, नंबर को यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं, उसके बाद फिर हमने इनका फार्मूला लिखना है। सबसे पहले हर को मतलब फुटबॉल को, क्रिकेट को, हॉकी को प्लस में लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, फिर जब ये इंटरसेक्शन हो जाएगा तो फिर सबको इंटरसेक्शन में प्लस में लिख देंगे, इकट्ठा फिर इनके नंबर्स लिखेंगे, देखें, और फिर नंबर लिख के इनको प्लस माइनस कर देंगे, एक्स आ जाएगा। उसके बाद ये निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना, इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू भी, क्योंकि एक्स फाइंड करना है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका आंसर है। पार्ट बी में इन्होंने कहा हुआ है ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्क्रिप्शंस ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट्स आल द गेम्स। तो मैंने अपनी तरफ से ये आपको समझाने की कोशिश की है, मेरे पास कलर्स नहीं थे अभी, तो मैंने कहा कि मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। वैसे कलर्स की ज़रूरत नहीं है, कलर्स एक वैसे हो जाता है कि ज़्यादा आसानी हो जाती है। फुटबॉल, प्ले, क्रिकेट, हॉकी, ठीक है, मैंने 3 बॉल्स बनाए हैं। अब इन तीनों को एक दूसरे के अंदर मतलब मैंने एक जाल टाइप बना दी है, गुंजल टाइप, उसको पंजाबी में कहते हैं ना, गुंजल पा दी हैं। तो वो वैसे बनाया कि जो 35 थे ना वो फुटबॉल के थे और 30 क्रिकेट के थे और हॉकी के 20 थे। अब ये देखना है कि जो हॉकी और क्रिकेट के थे वो 5 थे और जो फुटबॉल और हॉकी के थे वो 10 थे और जो क्रिकेट और फुटबॉल के थे 15 थे। अब ये जो बीच में है ना, बीच में ये जो हमने पीछे ये सारा सॉल्व किया ना, कि जो 5 बच्चे ऐसे निकले हैं उन तीनों को ये गेम पसंद है, तो इन सब का जो इंटरसेक्शन है ना, ये वाला ये कॉमन है, ठीक है, ये समझाने के लिए 5 निकला है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। सर्व दैट कंडक्टर्स इन ठंडी सर्वर्स, मतलब जो होते हैं ना खाना पकाने वाले कंडक्टर जो भी होते हैं, उनका फेवरेट फूड है 14 स्टूडेंट्स लाइक निहारी, 60 बिरयानी को पसंद करते हैं, 50 कौरमा को पसंद करते हैं, निहारी को मेरे सालन को कहते हैं, बिरयानी कौरमा भी वो जो गोश्त वाला सालन नहीं होता उसको कहते हैं, और 20 को निहारी और बिरयानी पसंद है, 35 को बिरयानी और कौरमा पसंद है। तो ऐसे ही करके वो लिखे हुए हैं तीनों। अब 12 को मतलब ऑल ऑफ 3 पसंद है, तो तीनों साइलेंस पसंद है। तो हमने इसको सोल्व करना है। उन्होंने क्वेश्चंस बना के हमें पहले दिए हुए हैं कि ए पार्ट में एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल्स लाइक टू निहारी
बिरयानी कौरमा, ठीक है, कितने पीपल्स हैं। तो सब मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया कि सबसे पहले मैंने इनका सेट बनाया, नंबर लिखे हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन में लिखे हैं, उसके बाद फार्मूला बनाया, और फार्मूला को पता है सबसे पहले इनको प्लस में लिखते हैं, फिर इंटरसेक्शन को माइनस में लिखते हैं, फिर इनको प्लस कर देते हैं। तो इनकी वैल्यू तो 85 आया, ठीक है। 85 बच्चों को मतलब जो है ना उन लोगों को वो निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद आया, ठीक है। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में उन्होंने बताया कि हाउ मेनी पीपल डू नॉट लाइक निहारी कौरमा। अब इसमें क्या, क्यों नहीं निहारी कौरमा, कितने लोगों को नहीं पसंद। तो वही हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला याद करने वाले ये इंटरसेक्शन लगाएंगे ना तो यूनियन। अब डू नॉट लाइक मतलब माइनस करना है, जितने भी पसंद है उनमें से माइनस करना है। तो यूनिवर्सल के जो थे ना वो हमने 130 लगा दिए, और जो जिनका पसंद थे 45 थे, उनमें से माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। सी में से हाउ मैनी पीपल्स लाइक ओनली फाउंड, ठीक है, ओनली निहारी कि मतलब जिनको बस एक एक चीज़ पसंद है, वन चीज़ पसंद है, जिनको निहारी पसंद है वैसे ही फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला, ठीक है। और वो ये आ जाएगा 5 लोगों को पसंद है सिर्फ निहारी। ये फार्मूला इस तरह का, ये देखें मैं आपको बताती हूँ कि जो निहारी और बिरयानी है, निहारी और कौरमा, निहारी और इन सब को लिख के इनकी जो रकम है वो लगा के और वो फिर इसको प्लस करते हैं। या प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे, ऐसे मेरे समझाने से आप 10 बार भी वीडियोस देख लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, मैथ समझने से आता है और ये नई चीज़ है, तो इसको काइंडली इसको बहुत बार कीजिएगा प्रैक्टिस। बिरयानी वाले ये लोग हैं, ठीक है, वही फार्मूला सेम वही फार्मूला लग रहा है और वैसे ही अमाउंट्स लगा के, ठीक है, और कर देंगे। कौरमे वाला 0 पसंद है, किसी को नहीं कौरमा पसंद, ठीक है। अब ये देखें ड्रा एंड वेन डायग्राम। अब उन्होंने कहा कि जो आपने इसमें सब में ये देखा है ना, इसमें वेन डायग्राम बनाए इसकी भी। अब ये देखें हमने एक बार निहारी का, एक बिरयानी का, एक कौरमे का हमने सर्कल बना लिया। अब 5 लोगों को निहारी पसंद है, जो हमने सॉल्व किया वो लिखे हैं। 22 लोगों को कौरमा पसंद, बिरयानी पसंद है और कौरमा 0 लोगों को पसंद है। 8 लोगों को बिरयानी और कौरमा पसंद है, निहारी पसंद है, कौरमा पसंद है 15 लोगों को, और बिरयानी और ऐसे। और जो निकला ना इंटरसेक्शन सबका, वो 12 नंबर्स का निकला, मतलब 12 बच्चों को ये तीनों पसंद है। तो आई होप आपको समझ आई हो, ठीक है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है, लेकिन इसका मकसद यही था कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मैंने हर बात तफसील से बताई आपको। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। और आई होप आपको समझ आई हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।